हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे फोर्स एंड मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका हम लोग का एक दो लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। इससे पहले 2 लेक्चर आप लोगों को दिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और इसके बाद हम लोग आज देखेंगे न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ मोशन था उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए, न्यूटन्स का 3 लॉ है, लेकिन आजकल चौथा लॉ और 5वां लॉ भी पूरा चल रहा है फील्ड में, ठीक है ना। और आप लोग के पास भी वो लॉ का वो मतलब न्यूटन्स का जो 4th लॉ है उसका नियम पहुंच भी चुका होगा, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि चौथा लॉ और 5वां लॉ क्या है। तो ठीक है, लेकिन हम तो 3 लॉ को ही बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऑफिशियली अप्रूव्ड आप लोग का 3 लॉ ही है। चौथा लॉ और 5वां लॉ आप लोग के अपने अनुसार कुछ भी बना सकते हैं, ठीक। चलिए, तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिया हुआ क्या था। इससे पहले भी एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था गैलीलियो। वो ना इसके बारे में वो एक्सपेरिमेंट करके मतलब इसके बारे में कुछ कुछ बता दिए थे। जैसे कि जो जड़त्व का नियम था, लॉ ऑफ इनर्शिया था, वो किनका दिया हुआ था, गैलीलियो का। और वहीं से कॉपी करके ये न्यूटन साहब अपना दे दिए थे, ठीक। तो मतलब कि आखिर बोला जाए तो गैलीलियो का इसमें हाथ है, क्योंकि एक आधार दे दिया हुआ था, गैलीलियो आधार दे दिए थे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, तो फिर इन लोग अपना अपना आगे आगे काम करने लगे। नाम तो होना चाहिए था गैलीलियो के, लेकिन वो उतना नहीं दे पाए। उसके बाद उन्हीं का जो थेसिस था, उन्हीं का जो थ्योरी था, उसको न्यूटन आगे बढ़ा, ठीक। तो देखते हैं हम लोग को न्यूटन्स का 3 वो ऑफिशियल नियम है, जिसके बारे में बोला जाता है कि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ के बारे में देखेंगे, सेकेंड लॉ के बारे में देखेंगे, थर्ड लॉ के बारे में देखेंगे। देखिए, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, इनर्शिया के बारे में भी पढ़े थे, फोर्स के बारे में पढ़े थे। जो इनर्शिया जड़त्व और जो फोर्स बल है, वही चीज है न्यूटन्स का फर्स्ट नियम, ठीक। यानी फोर्स या फिर इनर्शिया क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, या अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा, जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जबकि उस पे ऊपर बाहरी बल लगा के उसका अवस्था में जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक वो वही स्टेट में रहेगा। जैसे कि अभी आप बैठे हुए हैं ना, तो आप बैठले रहिएगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स यानी बॉडी का जब तक कि फोर्स लगा के वहां से उठ के नहीं कहीं चले जाइएगा ना, तब तक आप वहीं पे बैठे रहिएगा। जैसे कुर्सी देखिए, कुर्सी, चेयर, कॉपी, किताब जो भी है, जहां है वही है, जहां पड़ा हुआ है वहीं पड़ा हुआ है। जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के वहां से हटाएंगे नहीं ना, तब तो वो वहां से हटेगा नहीं, ठीक। मतलब कि जो जहां पे बना हुआ है वहीं पे बना रहने की कोशिश करता है। और मान लेते हैं कोई मोशन में आ गया, जैसे देखिए मोशन में आ गया, अगर गाड़ी देखिए, गाड़ी मोशन में आ जाता है और गाड़ी को गति में करके गाड़ी से उचक जाइए, तो देखिएगा गाड़ी हड़हड़ा के जने मन उन्हें चलते रहेगा। अगर उसको फिक्स डायरेक्शन मिल गया तो सीधे जा रहा है, और अगर नहीं बैलेंस मिला तो जाके कहीं उल्टा जाएगा। लेकिन वो रुकेगा, अपने आप रुकेगा नहीं, या तो कहीं टकरा के रुकेगा, या कहीं का फ्रिक्शन नीचे लगता है ना, घर्षण, तो घर्षण के चलते रुकेगा, या और कोई एक्सटर्नल, या नहीं तो कोई मार देगा धक्का तब जाकर रुकेगा। लेकिन वो रुकेगा नहीं, वो अपना जो मोशन में है वो मोशन में रहने की कोशिश करेगा, जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोकते नहीं है। यही है हम लोगों का क्या, यही है हम लोगों का न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, या अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में यानी गति में है तो गति में ही रहने की कोशिश करेगा, जब तक उसके ऊपर बाहरी बल लगा के उसका अवस्था को परिवर्तन न कर दिया जाए। जैसे छत के ऊपर पंखा लगा हुआ रहता है, उसको देखिएगा, अगर रेस्ट में है, स्टार्टिंग में रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन अगर उसको पूरा गोले गोले घुमा दीजिएगा ना, तो वो घूमते रहेगा। लेकिन देखिएगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट दे भी देते, बंद कर देते हैं तो रुक जाता है कुछ समय बाद। रुकने का मेन रीजन क्या है ना, वहां पे फ्रिक्शन हो रहा है। वहां पे लगा हुआ रहता है एक्सल के साथ लगा रहता है यहाँ पे बैरिंग, बॉल बैरिंग लगा रहता है, जिसके बीच में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के चलते वो रुक जाता है। तो देखिए डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखिए, फोर्स एंड मोशन हम लोग का टॉपिक का नाम। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखते हैं हम लोग। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एवरी बॉडी, यानी ये प्रत्येक बॉडी के साथ ऐसे होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टिकुलर बॉडी के साथ, ये पार्टिकुलर बॉडी पर ही एक नियम लागू होगा, नहीं, ये हमेशा हर एक बॉडी के साथ ये होता है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए एवरी बॉडी
एवरीबॉडी कंटिन्यूअस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब कि कंटिन्यूअसली अगर वो स्टेट एट रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में यानी विराम में है, तो वो विराम में ही रहने की कोशिश करेगा। और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, या अगर वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में है ना, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा। अनलेस, जब तक इट इज अप्लाइड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज स्टेट्स, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसका स्टेट अवस्था में नहीं ना परिवर्तन करे, तब तक वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा। मोशन में तो मोशन में रहने की कोशिश करेगा। जैसे कि आप लोग देखिएगा ना, रूम में अगल बगल बहुत सारा ऑब्जेक्ट होगा, देखिएगा बहुत सारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, सब तो लगभग रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई चल रहा है ना, तो चलते रहने की कोशिश करेगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगा के क्या करना, उसको रोकना पड़ता है, या तो कोई उसको बोलता है रुक 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 रुक, अभी आगे मत जाओ। साइकिल के साथ और बाइक के साथ भी यही होता है कि उसका जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगा के, जैसे साइकिल को रोकना है तो क्या करते हैं, ब्रेक मारते हैं, ब्रेक मारते हैं तब ना रुकता है, नहीं ब्रेक मारिएगा ना तो देखिए चल रहा है और कुछ दूर जाके फिर रुक जाता है। इसका मतलब क्या कि फिर अब वहां पे भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, भले ब्रेक नहीं मारे, लेकिन चकवा और जमीनवा के बीच में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शनवा के चलते वो फिर रुक जाता है, नहीं तो वो एक बार चलते रहता है। वाह कितना अच्छा था, फ्रिक्शन नहीं रहता ना, लेकिन नहीं, फ्रिक्शन नहीं रहता तो चल भी नहीं पाते। साइकिल चलाने में फिर मजा आता है, एक बार पैडल मार देते जा रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन भी जरूरी है। फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम लोग फिसलते रहेंगे, एने ओने ढपडियाते रहेंगे, गिरते रहेंगे। तो आई होप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ समझ गए होंगे। लेकिन न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं ना इनर्शिया ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ से ही हम लोगों का फोर्स का भी डिफिनीशन मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि फोर्स का डिफिनीशन, ध्यान रखिएगा, फोर्स का डिफिनीशन न्यूटन के कौन सा नियम से मिलता है, तो न्यूटन के फर्स्ट नियम से फोर्स का डिफिनीशन मिलता है। और फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, इसी को न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, या फिर इसको हम लोग गैलीलियोज लॉ भी बोलते हैं, गैलीलियोज लॉ भी हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए ये जो फर्स्ट लॉ है, इस फर्स्ट लॉ को समझने के लिए 3 कंडीशन हम लोग को, देखिए पहला क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा, और एक और था, अगर कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो हमेशा डायरेक्शन चेंज करने की भी कोशिश करेगा, कि जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए एकदम, ठीक। तो यहाँ पे भी तीनों स्टेट देखते, तीनों के बारे में समझते हैं। जैसे देखिए व्हेन बॉडी एट रेस्ट, तीनों सिचुएशन न्यूटन के फर्स्ट लॉ में ही बनता है। जब बॉडी रेस्ट में रहेगा, इसका मतलब क्या कि बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के ना हम लोग इधर उधर नहीं कर देते। जैसे देखिए आप लोग को हम दिखाते हैं, देखिए ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का एक बुक है, मोटा सा के बुक है, फिजिक्स का बुक है, इसी से आप लोग को पढ़ाते हैं। देखिए ये मोटा सा की एक बुक है, ये देखिए ये बुक है, इसको जब हम लोग रेस्ट में ऐसा करके रखे तो ये रेस्ट में ही रह रहा है, थोड़ी नहीं ये छटपटा के भाग रहा है, नहीं ना भाग रहा। तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना, तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा। जब इसको हम लोग ऊपर ऐसे बिक देंगे ना तो ये ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या करता है, नीचे से ग्रेविटी फोर्स इसको क्या करता है, खींचता है, जिसके चलते ये फिर बेचारा नीचे आ जाता है। और अगर इसको डायरेक्शन मान लेते हैं यहाँ से ऐसे करके ऐसे एकदम गोले गोले फेंक देंगे, तो देखिएगा आप लोग पत्थर फेंकते होंगे ना, तो ऐसे करके ऐसे, तो देखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेपास्त्र होते होते मतलब वो एक अलग कर्व टाइप का मोशन कर्व टाइप का डायरेक्शन ले लेता है। नहीं तो आप छत के बाहर जाकर और एक पड़ोस वाला छत के ऊपर फेंकिए ऐसे करके, तो फिर समझ में आएगा। डंडा लेके आएंगे, डंडा लेके दौड़ाने, ठीक। तो देखिए बॉडी एट रेस्ट हो गया। सेकेंड क्या था इसी में कि व्हेन बॉडी इज इन मोशन, बॉडी अगर मोशन में रहेगा ना तो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा, जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के ना उसको हम लोग रोके नहीं, तब तक वो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा। थर्ड क्या था, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए जब तक कि हम लोग उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के डायरेक्शन को नहीं न चेंज करें, तब तक वो चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है ना, और पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्यों?
क्योंकि वहां दोनों सब एक दूसरे के बीच का अट्रैक्शन फोर्स लगा के रख रहा है। अगर अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगाएगा ना तो वो जो फिक्स डायरेक्शन मिलता है ना वो फिक्स डायरेक्शन में नहीं घूम पाएगा। जैसे आप लोग ना घुमरी पटवा करते हैं, ऐसे नहीं, एगो हाथवा एगो इन्हें जोड़ा लेते हैं, एगो इन्हें जोड़ा लेते हैं, दोनों पैर सटा लेते हैं और फिर ऐसे ऐसे गोले गोले घूमते हैं। वो भी क्या है, वहां पे भी सेम यही चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये वाला नियम वहां पे भी लागू होता है। ठीक, जब तक फोर्स नहीं ना लगाइएगा तब तक देखिए आप इस डायरेक्शन में नहीं घूम पाइएगा जो गोले गोले आप लोग घूमते हैं। अगर क्योंकि इन्हू से वो खींच, ये जनरली लड़की लोग खेलती है, इन्हू से खींचती है और इन्हू से खींचती है और पूरा गोले गोले एक घूम जाती है। और अगर मान लेते एक्सटर्नल फोर्स दोनों में से कोई नहीं लगा रहा है तो एगो बिगा जाएगी एक साइड, समझे। तो आई होप ये सब क्या है, ये सब न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था। अब देखिए न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ में 3 था। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ का कंडीशन क्या था, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट रेस्ट था। और इनर्शिया ऑफ मोशन, ये जनरली टाइप्स ऑफ इनर्शिया में था ना, हम लोग को टाइप्स ऑफ इनर्शिया का था कि इनर्शिया एट रेस्ट, फिर इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन था। तो क्या ये न्यूटन्स का भी फर्स्ट लॉ को भी तो हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो इसको भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिख दिए हैं आप लोगों को कि देखिए अगर इनर्शिया एट रेस्ट में रहेगा, ये भी क्या है, ये भी फर्स्ट न्यूटन्स का ही एग्जाम्पल है, फर्स्ट न्यूटन्स का ही एग्जाम्पल। यानी इनर्शिया एट रेस्ट करने का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में अगर उसको अचानक खींचा जाए ना तो पीछे की ओर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला पैर वाला कांटेक्ट है, पैर वाला कांटेक्ट रहता है हम लोगों को सरफेस के साथ, जो गाड़ी चल रही है उसके सरफेस के साथ कांटेक्ट रहता है और पूरा बॉडी हमको रेस्ट में रहने की कोशिश करता है। और नीचे वाला पैरवा अचानक से आगे बढ़ जाता है, ऊपर वाला बॉडी रेस्ट में रहता है, जिसके चलते पीछे हम लोग आ जाते हैं। ये सब एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी गति नहीं, विराम के जड़त्व, विराम के जड़त्व के कारण ये सब होता है। एक एक पॉइंट देखते हैं। देखिए क्या है कि वेन बस सडनली रनिंग, वेन बस सडनली रनिंग, यानी बस जब अचानक से चलना शुरू करता है ना तो पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड। तो पैसेंजर क्या कर, पैसेंजर यानी जो यात्रीगण है वो अचानक से पीछे के हो जाते हैं। पीछे सीट पर जो बैठा हुआ रहता है उन लोग का तो ठीक है, और लेकिन जो खड़ा रहते हैं ना उन लोग गिर जाते हैं। और कभी कभी ध्यान दीजिएगा, और बस जब चल रहा है ना तो अगर अचानक से ब्रेक मारा ना तो सीटों पर आगे जाकर इससे मुंह उन लोग को भी सामने बजड़ जाते हैं, ऐसे भी होता है। तो उसको भी देखेंगे, वो इनर्शिया ऑफ मोशन। आप लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है ऐसे। बहुत पहले स्कूल में जाते थे ना, जब 6-7 क्लास में थे तो बहुत बार गिरे हैं छत, ये बस के छत पे बहुत बार। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे क्या बोलता है कि सेकंड देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहाँ और अप्लाई होता है, डस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम कारपेट बाय बीटिंग ए स्टिक। देखिए कारपेट यानी जो हम लोग के घर में नहीं रहता है कपड़ा, ये सब कपड़ा में क्या रहता है, धूल कण रहता है, धूल कण गर्दा ये सब रहता है। उसका धूल कण क्या है, वहां पे रेस्ट में है, और एक बार ऐसे करके इसे करते हैं, नहीं ऐसे करके झाड़ते हैं। तो ऐसे करके जैसे ही झाड़िएगा ना तो देखिएगा कि पूरा वहां से गर्दा ये सब निकल रहा है। तो ये भी किस चीज का एग्जाम्पल है, जो वहां से जैसे देखिए ये रुमाल ऐसे करके ऐसे करके गर्दा निकला, ऐसे करके ऐसे निकलता है ना, तो ये क्या है, ये है हम लोगों का इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। ठीक, यानी यहाँ से यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे गर्दा रेस्ट में रहता है, जो भी यहाँ पे धूल कण है रेस्ट में रहता है। जब इसको हम लोग अचानक से मोशन में लाते हैं तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करता है, और पता चलता है ना कि वो तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा अपने ही जगह पर। और ये जो और जो छोटा छोटा पार्टिकल्स वो ये जो कपड़ा वो नीचे पहुंच जाता है और धूल कण ऊपर ही रहता है, जिसके चलते धूल कण और इसके बीच में अलग अलग। अगर इसको देखिए डंडा से भी मारिएगा तो ऐसे ही होता है, जो भी धूल कण हो तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, लेकिन कपड़ा क्या होता है, कपड़ा मोशन में आ जाता है और वो अपना ही जगह पे रहता है, जिससे इस दोनों में अलग अलग होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब पेड़ का टहनी को भी देखिए हिलाइएगा ना तो वहां पे भी होता है, ये टहनी को हिला रहे धर के तो टहनी तो मोशन में आ जाता है, लेकिन उसके साथ जो फल लगा हुआ है, पत्ती लगा हुआ है, वो सब रेस्ट में रहने की कोशिश करता है। और एक मोशन में, वो रेस्ट में जब जबरदस्ती होने लगता है तो वो बोलता है ठीक है हम छोड़कर जा रहे हैं, तो वो छोड़कर नीचे चला जाता है। यही है, देखिए एक करके सब एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ कि डस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम कारपेट बाय बीटिंग ए स्टिक। देखिए आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, जब आप लोग एक बार लेक्चर देख लीजिएगा तो अगर दूसरा बार भी देखिए, क्योंकि देखिए
नोट्स बनाइएगा ना तो आप लोग अपने से नोट्स बनाइएगा ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। आप लोग अपने से लिख लिख के नोट्स बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ हम यहाँ पे ये चीज लिखे हैं। मेरे से आप लोग बोलते हैं कि सर आप नोट्स दीजिए, हम नोट्स देंगे तो क्या फायदा होगा आप लोग को? कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि नोट्स खुद से बनाएं। देखिए थर्ड एग्जांपल क्या था, हॉर्स स्टार्ट सडनली। घोड़ा गाड़ी भी देखते होंगे, घोड़ा गाड़ी जब अचानक चलना शुरू करता है ना तो जो उसके ऊपर राइडर रहता है ना, घुड़सवार वो पीछे की हो जाता है एकदम। तो वही है कि हॉर्स स्टार्ट सडनली द राइडर टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। जो भी राइडर है, सवारी है उसके ऊपर, घुड़सवार जिसको बोलते हैं, वो पीछे की ओर झुक जाएगा। आगे देखिए, वेन वी शेक ए ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री। यहाँ पे देखिए पेड़ वाला आगे एग्जांपल, वेन ए शेक ऑफ ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री द मैंगोज फॉल डाउन। मैंगोज एंड लीफ मतलब कि पत्ता भी क्या होता है, वो भी नीचे गिर जाता है। तो ये सब किसका एग्जांपल था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसका एग्जांपल है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन के चलते क्या होता है, मान लेते हैं अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था, रेस्ट में था ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अब क्या रहेगा, बॉडी मोशन में। मान लेते हैं चल रहा है कोई बॉडी, चल रहा है ऐसे ऐसे, अचानक से गाड़ी रुक गया तो नीचे वाला हम लोग का पूरा बॉडी क्या था, मोशन में। गाड़ी रुक गया तो नीचे वाला जो पोर्शन क्या था, वो तुरंत रेस्ट में आ जाएगा, और ऊपरी वाला बॉडी क्या रहेगा, मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा। तो आगे जाकर इसे नहीं बैलेंस बनेगा तो आगे जाके गिरिएगा। कभी कभी आप लोग देखते होंगे साइकिल ऐसे हुआ होगा आप लोगों के साथ। साइकिल पे जब आप लोग पीछे बैठते होंगे ना, और साइकिल दो दोस्त जा रहे हैं, एगो साइकिल पीछे बैठ के, और अभी कभी कभी क्या होता है ना कि साइकिल चलते भर में आप उचकने की कोशिश कीजिएगा। तो ठीक है, चलते भर में साइकिल से तो उचक के आप नीचे मतलब उचक जाइएगा, लेकिन जैसे नीचे उचकिएगा वैसे धड़ाम मारी आगे गिरिएगा। अभी कैसे कभी ऐसे हुआ होगा। उसमें क्या होता है ना कि साइकिल चल रहा है तो उस समय मेरा पूरा बॉडी मोशन में है, और जब अचानक से उतरते हैं ना तो मेरा पैरवा जमीनवा के साथ आ जाता है और तुरंत रेस्ट में आ जाता है, पूरा ऊपर वाला बॉडी मोशन में रहता है, जिसके चलते आगे गिर जाता है। अगर बैलेंस बनाए भी रखना है तो उसी के डायरेक्शन में, साइकिल के डायरेक्शन में ही कुछ दूर तक आगे दौड़ना होगा, तब जाके बैलेंस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ऐसे ही देखिए जब बस उससे भी लोग है ना चलते हुए उतरता है, लेकिन चलते हुए उतरता है उस समय देखिएगा कि वो गड़िया के डायरेक्शन में कुछ दूर तक दौड़ता है, नहीं दौड़ेगा ना तो गिर जाएगा। ये क्या था, ये था इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका एग्जांपल देखिए क्या क्या है। वेन ए बस ट्रेन स्टॉप सडनली, बस ट्रेन अगर अचानक से रुकेगा तो हम लोग करने भागेंगे, आगे गिरेंगे। पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जब स्टार्ट कर रहा था तो बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा था। यहां से पूछ सकता है वेन ए हॉर्स स्टॉप सडनली, अगर घोड़ा भी अचानक से रुक गया तभी वो आगे ही गिरने का चांसेस है। द राइडर फॉल्स फॉरवर्ड। ठीक, अब देखिए ए पर्सन जंपिंग आउट ऑफ ए स्पीडिंग ट्रेन में फॉल फॉरवर्ड। देखिए अगर कोई भी एक इंसान है, वो अगर कोई भी ट्रेन से जंप करने की कोशिश कर रहा है तो जंप करेगा ना तो गिरने का चांसेस कहाँ है, वो आगे की ओर गिरने का चांसेस है। अगर आगे नहीं गिरे, उससे उसको बचना है तो क्या करना होगा, उसी डायरेक्शन में कुछ दूर तक दौड़ना पड़ेगा, तब जाके वो बैलेंस बना लेगा। और क्या एग्जांपल है, ए बॉल थ्रो अपवर्ड इन ए मूविंग ट्रेन। हाँ देखिए, अब आप ट्रेन में चल रहे हैं और एक बॉल को हाथ में लिए, और बॉलवा को जब ऊपरे फेंकिएगा ना तो ट्रेन चल रही है, तो देखिएगा ना ट्रेन चलते हुए भर में भी आपका बॉलवा क्या होगा, फिर जाके हाथवे में आ जाएगा। अगर आप खिड़की से बाहर भी बॉल ऐसे करके बिक रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा बॉल बाहर नहीं गिरेगा, डरिएगा मत। मतलब कि खाली आपको बैलेंस रहना है कि आप ही नहीं कि आप गिर जाए बॉल के चक्कर में। तो अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं करिएगा, नहीं तो आप मत कीजिएगा ऐसे ट्रेन में या बस में नहीं, बस साइकिल पर बैठ के कर सकते हैं। साइकिल पे थोड़ा सेफ रहता है। अगर ट्रेन बॉल भी गिर जाएगा तो साइकिल रोक के धीमा करके आराम से ले सकते हैं। तो वहां पे जैसे हाथ में ऊपर की बॉल बिगेगा ना तो देखिएगा वो बॉल बाद में फिर आप ही के पास आ जा रहा है। क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन के चलते। क्या होता है सो देखिए, हम भी मोशन में है और बॉल को जब हम बिकते हैं तो बॉल भी मोशन में आ जाता है, क्योंकि बॉल तो मेरे ही साथ था ना, मेरे ही कांटेक्ट में था। तो जितना दूर हम आगे बढ़ते हैं ना उतना ही दूर बॉल साथे साथे आगे बढ़ता है, और हम आगे निकल जाते तो मेरा हाथ आगे चला जाएगा, और बॉल भी, यानी बॉल को हिया भी गए थे, बॉल हिया नहीं गिरेगा, बॉल भी आगे आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन वहां बनता है, तो वो बॉल आगे आकर फिर मेरा हाथवे में गिरेगा। ये एग्जाम्पल किसका है?
इनर्शिया ऑफ मोशन यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। चलिए और आगे देखते हैं। एन एथलेटिक रन्स फ्रॉम ए सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप। देखिए आप लोग भी करते होंगे जब कॉलेज में प्रतियोगिता होता होगा ना, तो जब लॉन्ग जंप होता है ना, उचक के कितना दूर तक वो जा सकता है, उस समय आप लोग देखते होंगे कि वहां उचकने से पहले कुछ दूर तक क्या करते हैं, दौड़ते हैं। कुछ दूर यानी पहले ही से दौड़ना शुरू करेंगे और जहां लाइन है उस लाइन पे रखेंगे और एक बार जोर से छलांग मारेंगे। तो आखिर क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि देखिए दौड़ने का मेन रीजन क्या है कि हम लोग का न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है ना, तो मोशन में ही रहने की कोशिश करता है। इसीलिए हम लोग पहले से क्या करते हैं कि मोशन बनाते हैं, क्योंकि पहले से अगर गति करते रहिएगा ना, तो हम मेरा बॉडी क्या बोलेगा, नहीं और तू और स्पीड चल, और मतलब तू गति में ही रह। और उससे क्या होता है ना कि हम लोग एक अंदर से और रनिंग का कैपेसिटी आ जाता है, जिसके चलते जहां से उचकना रहता है वहां पे, क्योंकि पहले से मोशन बना के आ रहा है, पहले से गति है मेरे पास, और वही गति को कन्वर्ट करके लॉन्ग जंप में चेंज कर देते हैं। और अचानक से जाके देखिएगा फिर कितना दूर तक लोग आगे जाके उचकता है, फिर वहां जाके वो डूब जाएगा। और वहां पे भी ध्यान दीजिएगा कि वहां पे मिट्टी खाना हुआ रहना चाहिए, नहीं तो पैरवा फाड़ देगा। ठीक, तो ये सब था हम लोगों का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, इनर्शिया प्रेस, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब आता है देखिए, अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी एक था। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में भी सेम चीज है, वहां पे भी ध्यान रखिए, वहां पे भी एक्सटर्नल फोर्स का जरूरी पड़ता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं न रहेगा, जैसे देखिए अगर मान लेते हैं गोले गोले जैसे सूर्य के चंद्रमा वाला देखते हैं, इनर्शिया ऑफ थोड़ा सा मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में देखिए, और गोले गोले चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के चारों तरफ। देखिए अगर इसको अट्रैक्ट करके नहीं ना रखेगा अपने पास, तो ये सर्कुलर में नहीं भागेगा, क्या भागेगा, ऐसे ऐसे इन्हें भागने लगेगा ऐसे। लेकिन अंदर से भी फोर्स लग रहा है, यानी एक्सटर्नल फोर्स उसको बैलेंस करके रख ले, एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस करके रख ले, से वो गोले गोले पूरा एक सर्कल में घूम रहा है, जैसे घुमरी बटे गोला होता है ना, वो वाला। यही इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल था। आई होप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में बस इतना ही था हम लोगों का। अब हम लोगों को देखना है न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ, दो लॉ और बचा हुआ है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ अब हम लोग एक करके समझते हैं। देखिए हम लोग समझते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है क्या, सोचने सबसे पहले देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ को अगर स्टेटमेंट बोला जाए ना, तो हिंदी में अगर बोला जाए तो आप लोग देखे होंगे हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होता है और उस वस्तु के परिवर्तन बल के दिशा में होता है। उस वस्तु में परिवर्तन बल के डायरेक्शन में होता है। यह है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट। यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force। यानी जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी समय में परिवर्तन की दर। यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेशन में देखेंगे। proportional to the external force applied on a body and this change take places। और ये जो बॉडी में हमेशा जो चेंजिंग आता है वो क्या आता है, जब तक हम लोग इधर से फोर्स, मतलब कि बॉडी में जो चेंजिंग आता है ना वो फोर्स के डायरेक्शन में आता है। नहीं समझ में आएगा, जैसे देखिए मोमेंटम के बारे में तो आप लोग को हम पहले भी जिक्र किए थे। मोमेंटम मतलब क्या होता है, संवेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग, यानी द्रव्यमान गुने वेग। ये आप लोगों को भी हम पहले बताए थे, P बराबर mv। ठीक, अगर जैसे देखिए ये कोई बॉडी है, इस बॉडी में हम लोग ए फोर्स लगाए, तो ये जो बॉडी है इस बॉडी में ए फोर्स लगाए तो स्टार्टिंग में इसका कुछ मास होगा, मास के बाद इसका कुछ अपना वेलोसिटी होगा, अपना इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगा। इनिशियल वेलोसिटी जैसे देखिए अब इसमें कुछ कुछ डाटा आप लोग को याद रखना होगा। एम बराबर लिख लीजिए मास ऑफ बॉडी, यानी बॉडी का द्रव्यमान। यू बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी।
INITIAL, इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक चाल जो होता था ना वो होता है इनिशियल वेलोसिटी। भी हम लोग यूज करते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक, टी हम लोग को मिलेगा, टी मीन्स टाइम मिलेगा, एफ मीन्स हम लोग को क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। अगर रियली में बोला जाए ना कि न्यूटन मतलब कि जो न्यूटन्स का मेन लॉ यही था, सेकेंड लॉ ही है। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ तो है, थर्ड लॉ तो है, लेकिन मेन इसी को बोला गया है क्योंकि यहीं से हम लोगों को बल का ये मिलता है। बल का जो फॉर्मूला है ना, बल का जो फॉर्मूला F बराबर m है वो यहीं से मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी देखिए प्रूफ हो जाएगा। हम लोग पहले समझिए, यहाँ पे इस बॉडी पे हम लोग फोर्स लगाएंगे। स्टार्टिंग में देखिए मास तो सेम है, तो स्टार्टिंग में u वेलोसिटी होगा। फोर्स लगा दिए एक बार, मान लेते थोड़ा सा, अब और थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो यानी जैसे कि स्टार्टिंग में नहीं देखते हैं गाड़ी चला रहे हैं तो स्टार्टिंग में क्या है कि थोड़ा धीरे धीरे एक्सेलरेटर लीजिएगा। जब खाली रोड मिलेगा तो तेजी से एक्सेलरेटर ले लीजिएगा। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी कुछ कम था, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, मास तो वही रहेगा बॉडी का, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और कुछ तो टाइम लगा, कुछ तो टाइम इंटरवल के बाद ही u वेलोसिटी से v वेलोसिटी में पहुंचे, ऐसे तो नहीं पहुंचे। और ये क्या था, m और e इस दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा, संवेग मिलेगा। तो वही बोलता है कि अच्छा रेट, यहाँ पे एक वर्ड होता है रेट। रेट मतलब दर, दर मतलब ये होता है टाइम। जहां पे रेट दिखे उसका मतलब समझ लेना है कि ये समय के बारे में बात करेगा यहाँ पे, यानी समय के अनुसार इसका वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग को क्या इसका मिलता है, तो देखिए यहाँ से हम लोगों को देखने को मिलेगा कि जो एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी वाला जो फोर्स लगा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके समानुपाती, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग में परिवर्तन। तो इनिशियल मोमेंटम कितना निकला, ठीक, INITIL, इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। यानी इनिशियल मोमेंटम, जैसे ये बॉडी था तो इधर से अप्लाइड फोर्स लगाएं, मास m था तो फोर्स लगाएंगे तो कुछ तो वेलोसिटी आएगा, तो v स्टार्टिंग था ना, तो स्टार्टिंग में u वेलोसिटी आया। तो यहाँ पे मोमेंटम कितना जनरेट होगा, mu जनरेट होगा। mu मान लेते हैं टाइम t सेकेंड में, टाइम बराबर t सेकेंड में फाइनल मोमेंटम कितना जनरेट हो जा रहा है। अब फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, मास तो चेंज नहीं होगा, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv हो जाएगा, mv। और ये कैसे हो रहा है, ये मोमेंटम इस बॉडी में कैसे जनरेट हो रहा है, इस फोर्स से जनरेट हो रहा है, क्योंकि जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक जनरेट नहीं होगा। फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी रेस्ट में रहेगा। अब जब हम लोगों को अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ बोलता है कि ये जो अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम घटाएंगे, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स रेट आता है तो टाइम नीचे लिखा जाता है। तो फाइनली क्या देखने को मिलेगा, अच्छा यहाँ पे भी फोर्स लिख देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम क्या था हम लोग का, mv, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या था, mu अपॉन नीचे क्या होता है t। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एगो k कांस्टेंट आता है। तो फाइनली क्या हम लोग को मिलेगा, F बराबर k कांस्टेंट मिलेगा। और यहाँ पे देखिए m इक्वल है, तो m यहां से कॉमन ले लेते हैं। तो m जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा v माइनस u, अब अपॉन t नीचे बचेगा, अपॉन में नीचे क्या बचेगा, t बचेगा, ठीक। ये फोर्स है कि v माइनस यू अपॉन टी। और यहां से आप लोग ध्यान रखिए, तो ये जो v माइनस यू अपॉन टी बराबर क्या मिलता है, m इन एक्सेलरेशन,
CELERATN। एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण, इसको ए से डिनोट करते हैं। यानी त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण मतलब होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, केवल वेलोसिटी की बात करेगा। और अगर चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये फिर न्यूटन सेकेंड लॉ आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? F बराबर देखने को मिलेगा K, यहाँ m अपना रहेगा और यहाँ पे v माइनस यू अपन टी बराबर क्या मिलेगा? a मिलेगा। यानी F बराबर क्या हम लोग को फाइनली मिलता है? KMA। और यहाँ पे देखिए जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो k का वैल्यू हम लोग को फाइनली मिलता है, k कांस्टेंट है तो k का वैल्यू हम लोग को मिलता है 1, और k का वैल्यू 1 मिलता है तो हम लोग को यहाँ से फाइनली क्या देखने को मिलता है? F बराबर मिलता है ma। F बराबर ma मिलता है। यानी फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। लिख लीजिए F बराबर फोर्स, m बराबर मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, और a बराबर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब कि उस बॉडी में कितना त्वरण जनरेट हुआ। यानी यहां तक तो अब हम लोग को पता चल गया कि अगर कोई भी बॉडी में हम लोग फोर्स लगाएंगे ना तो उस फोर्स को हम लोग निकाल सकते हैं। केवल उस बॉडी का हम लोग को मास पता रहना चाहिए और उस बॉडी में इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ और फाइनल वेलोसिटी कितना है वो वाला याद रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। यही था हम लोगों का न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो बहुत जगह इसका एग्जाम्पल होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या था? चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये था ना, यही ना था मेन स्टेटमेंट, यही ना, एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी एक्सटर्नल फोर्स समय के क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। यानी समय अगर ज्यादा देंगे तो एक्सटर्नल फोर्स कम अप्लाइड होगा जहां पे मोमेंट जनरेट हुआ। जैसे कहां पे होगा? जैसे मान लेते हैं कि अगर आप कैच ले रहे हैं, बॉल को कैच ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी वहां से कुछ और, बैट से लगता है बॉल तो कुछ और होता है, जिस समय हाथ में आता है उस समय उसके पास मोमेंटम कुछ और होता है। अगर मान लेते हैं अचानक से उसको हम लोग रोक देंगे ना बॉल, तो बहुत फोर्स का इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए बॉल को रोकने में थोड़ा हम लोग टाइम लेते हैं, इसीलिए हाथ को पीछे खींचते हैं। पीछे खींचेंगे तो टाइम बढ़ेगा तो एक्सटर्नल फोर्स यानी जो हम लोग को वो जो बॉल से हाथ पे जो फोर्स लगता है उसका कम इफेक्ट पड़ेगा, तो सेफ रहेंगे। इसी तरह का देखिए आप लोग अगर ट्रेन चढ़े होंगे ना तो देखिएगा दो बोगी जो होता है ना, दो बोगी को जोड़ने वाला बीच में एक ऐसे रहता है इस तरह का जिसको हम लोग बफर बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब ट्रेन का दो बोगी आपस में कभी भी टकराता नहीं है, उसके बीच में इस तरह का ऐसे करके यहाँ पे लगा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं बफर। देखिएगा इस तरह का अगर ट्रेन पे कभी भी चढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम चीज होता है। अगर ट्रेन ब्रेक लेती है ना तो पीछे वाला बोगी क्या है, आगे वाले को धक्का देगा, आगे वाला बोगी को धक्का देगा ना। अगर ये और ये बफर क्या होता है ना, यहाँ पे देखिएगा पूरा मोबिल उबिल लगाया हुआ रहता है, ये बफर अंदर घुसेगा। ये मतलब कि जो झटका होता है ना एब्जॉर्ब, उसको ये रोकता है, एब्जॉर्प्शन। यानी यहाँ पे समय ज्यादा ले लेता है। अगर अचानक रोक देगा ना तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि ट्रेन अचानक रुक रही है तो आपको ज्यादा चोट लगेगा। ठीक, यही चीज देखिए आप लोग देखते होंगे गाड़ी में ना स्प्रिंग रहता है, शॉकर रहता है, शॉक एब्जॉर्बर जिसको बोला जाता है। शॉक ऑब्जॉर्बर वो क्या करता है? झटका को एब्जॉर्ब करता, वहां पे क्या काम करता है? वहां पे भी सेम यही नियम लागू होता है। जैसे देखिए अचानक से नीचे से जो झटका आता है ना वो स्प्रिंग के थ्रू आता है, और फिर देखिएगा सीट थोड़ा अगर गद्दीदार होगा ना तो उसके थ्रू फिर वहां तक आते आते क्या होता है ना कि फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है। जो नीचे का झटका था वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए जो मोमेंटम वहां पे जनरेट हो रहा था, मोमेंटम तो जनरेट हुआ लेकिन समय क्या हो गया? समय झटका जो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था उस समय बढ़ गया, जिसके चलते एक्सटर्नल फोर्स कम लगी। अगर मान लेते स्प्रिंग नहीं रहता, जैसे कि बिना स्प्रिंग वाला गाड़ी पर चलिए, जैसे टेम्पू पर चढ़िए और वो भी टेम्पू पर पीछे बैठिए तो पता चल जाएगा। आगे तो नहीं उतना फर्क पड़ता, पीछे पता चल जाता है। सॉकर नहीं रहेगा ना तो अचानक से पूरा पीछे लगेगा, दम लगेगा, चोट लगेगा। ठीक ना? तो अगर देखिए वहां पे अगर सीट अच्छा रहेगा तो आराम से कंफर्टेबल रहिएगा, क्योंकि समय ज्यादा लगेगा तो एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट कम पड़ेगा। और अगर कम समय में ही वहां तक आप पर पहुंच गया तो
और जैसे देखिए जहाँ पे 100 का नहीं रहता है ना, वहां पे समय नहीं मिलता है वो कम करने का, मतलब कि मोमेंट इसको कम करने का, मोमेंट को कम करने का समय नहीं मिलता, जिसके चलते अचानक से चोट लगता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक और हम लोग को बचा हुआ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है ना कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही था ना कि मतलब हम किसी के ऊपर किसी पर जितना फोर्स लगाएंगे उधर से भी उतना ही हमको रिएक्शन मिलेगा। जैसे कि आप किसी को मारिएगा ना तो केवल उसको चोट नहीं लगेगा, आपको भी इफेक्ट पड़ेगा, आपको भी चोट लगेगा। यानी उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। वो न्यूटन का थर्ड स्टेटमेंट था, न्यूटन का थर्ड स्टेटमेंट था वो। यानी एवरी एक्शन इज इक्वल, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन आप किसी के ऊपर कीजिएगा ना तो आपको वहां से उतना ही रिएक्शन मिलेगा जितना आप एक्शन किए, और डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है और सेम प्लेन डिफरेंट डिफरेंट, यानी अपोजिट अपोजिट दो अलग अलग बॉडी पे जब फोर्स लगेगा ना तब अगर जैसे देखिए दो अलग अलग बॉडी, एक ये है एक ये है, ऐसे किए हम यहाँ फोर्स लगाए तो इफेक्ट पड़ा, लेकिन यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ा और हाथ में भी इफेक्ट पड़ा, है ना। तो न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट यही था कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसका ना बहुत यूजेज होता है, इसका बहुत यूजेज आप लोग करते हैं, गोली बंदूक नहीं ना चलाते हैं वहां पे भी इसका यूज होता है। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही हम लोग का न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया जहां पे होगा वहां पे हम लोग बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी न्यूटन का यही स्टेटमेंट था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है। जैसे कि हम पृथ्वी पर चल रहे हैं तो पृथ्वी पर चलते कैसे, हम लोग पृथ्वी को पीछे की ओर धक्का देते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे पैर होता है ना, ये जो नीचे पैर होता है ऐसे, और जब हम लोग चलते हैं ना तो ध्यान रखिएगा ये वाला जो एड़ी इसको बोला जाता है ना, तलवार, वो क्या करता है पृथ्वी को, ध्यान गौर कीजिए, पृथ्वी को पीछे धक्का दे रहा है। यानी पृथ्वी को ऐसे इस सिचुएशन में ये क्या करता है, पीछे की ओर धक्का देता है। लेकिन पृथ्वी तो पीछे हटेगा नहीं, पृथ्वी पीछे नहीं हटेगा, वही क्या करता है हम लोगों को आगे आगे भेज देता है। बस हम लोग एक स्टेप आगे चले जाते हैं। यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे देखिए नाव चलती है तो नाव को हम लोग क्या करते हैं, नाव के पानी को पीछे धक्का देते हैं तब नाव आगे बढ़ती है। ये सब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा एकदम कि इक्वल ही रहेगा लेकिन अपोजिट रहेगा हमेशा। जो भी फोर्स लगेगा, यानी एक अगर इधर से फोर्स लग रहा है तो इतना ही फोर्स क्या होगा, इधर से भी लगेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। मान लेते हैं इधर से ए बी फोर्स लग रहा है तो इधर से भी ए बी ही लगेगा जितना ए बी लग रहा है फोर्स ए बी, लेकिन ये माइनस के साथ होगा क्योंकि अपोजिट में ले जाएगा। अब इसी से रिलेटेड हम लोग को एग्जाम्पल पढ़ना है, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक हम लोग को पढ़ना, और पढ़ना है कि इसका एग्जांपल जैसे कि गोली बंदूक चलता है, रिक्वायर वेलोसिटी क्या होता है, फिर प्रोजेक्ट मतलब कि जब ऊपर रॉकेट लॉन्च होती है तो रॉकेट कैसे काम करता है, वहां पे भी सेम इसी तरह का। जैसे देखिए अब आप और क्या हो सकता है, अगर हम लोग बुक रखे हैं ना कोई भी टेबल पे, तो वो बुक क्या कर रहा है, टेबल को नीचे धक्का दे रहा है, नीचे धक्का दे रहा है, तो टेबल भी क्या कर रहा है, उसको नीचे से अपोजिट ऊपर में धक्का दे रहा है, उसको रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए ऐसे टेबल है तो ये नीचे वेट, जितना वेट है उतना फोर्स लगा रहा है, नीचे से भी
ये रिएक्शन फोर्स लग रहा है, यानी हर एक जगह पे ये काम देता है। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये ऑलवेज हमेशा ये काम करता है, ऑलवेज ये हमेशा काम करेगा। आई होप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड आप लोग को समझ में आ गया होगा। बैलून वाला देखिए, आप लोग बैलून ले लीजिए, बैलून ले लीजिएगा, बैलून लेके और छोड़िए तो बैलून में देखिएगा ऊपर ऊपर उड़ने लगता है। तो वहां पे भी क्या होता है, वहां पे भी न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, क्योंकि वहां से देखिएगा एयर नीचे आता है, एयर नीचे आता है तो नीचे का जो प्रेशर है उसके चलते ऊपर जाता है। यही सेम सिद्धांत होता है रॉकेट में भी लागू होता है, क्योंकि रॉकेट में जो गैस रहता है ना वो नीचे गैस पूरा छोड़ता है, पूरा नीचे गैस का प्रेशर देगा और फिर रॉकेट ये क्या करता है, इस प्रेशर से ऊपर धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। अब हम लोग का एग्जाम्पल कुछ पढ़ना है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होता है, ये सब के बारे में, लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ना। तो इसमें और इतना चीज है, और इसके साथ साथ हम लोगों को ना इसी चैप्टर में सर्कुलर वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ना है। तो इस मतलब कि इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, जिसमें हम लोग न्यूटन का तीनों लॉ अच्छा से पढ़ें। तीनों लॉ में हम लोग एक करके सबका एग्जाम्पल भी देखें कि फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल क्या था, सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल, थर्ड लॉ का एग्जाम्पल क्या था। तो एग्जाम्पल भी हम लोग अच्छे से जिक्र किए। इसके बाद हम लोग का इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। अभी टॉपिक पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी इस टॉपिक में और अभी हम लोग को पढ़ना। और देखिए जितना भी हमें आप लोग को बता रहा है ना, इससे रिलेटेड आप लोग के बुक में भी न्यूमेरिकल होगा, तो न्यूमेरिकल आप लोग सोल्यूशन जरूर कीजिएगा, न्यूमेरिकल सोल्यूशन कीजिएगा, जिससे कि आप लोग का प्रैक्टिस होते रहेगा। ठीक, बस, थैंक यू, बाय।